जिन्हें हेलमेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाम है राघवेंद्र कुमार जी। रोड पे खड़े होके आप लोगों को हेलमेट बांटते हैं। सर यही है, मैंने 12 वर्ष पहले अपने एक मित्र को खो दिया था सड़क हादसे में। और तब से मैंने भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। मेरा मित्र नोएडा एक्सप्रेसवे पे था, जो बिना हेलमेट का यात्रा कर रहा था ग्रेटर नोएडा, जो कि 8 दिनों के संघर्ष के बाद डॉक्टर ने यही कहा कि हम आपके मित्र को बचा लेते हैं अगर साथ उन्हें हेलमेट पहना होगा। हेलमेट बांटने की आपकी यात्रा तकरीबन 12 साल से चल रही है। सर ये यात्रा अगर आप देखें, हर दिन जो 1300 हादसे हो रहे हैं, शाम होते होते लगभग हमारे भारत के अंदर शमशान घाट में लगभग 500 लोगों की चिताएं जल रही हैं। आपका बुलावा कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन जी ने दी। उससे पहले आर्मी चीफ ने भी आपको बुलाया। एक महानायक जिनसे हम लोग सीखते आ रहे हैं, जो बड़े बड़े हम माहौल या अमिताभ बच्चन कोई डायलॉग बोलता है और वहाँ पर वो ये कहें कि मैंने इसकी प्रेरणा हेलमेट मैन से ली, तो आप जब नितिन गडकरी साहब से जब मिले थे तो मुझे लगता है कि ये उनसे बताना भी चाहिए कि हादसे रोके भी जा सकते हैं। सर हम किसी को एक को कैसे हम दोषी कर सकते हैं। हम अगर पिछले 10 वर्षों में देखें, कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने अपने देश में 50% सड़क हादसे कम किए हैं। ये तभी संभव है जब सभी नागरिक को अपने देश के कर्तव्य के प्रति वो समझे। हम लोग शिक्षा के लिए तो प्रेरित करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम लोग पीछे हट जाते हैं। मेरा ही रहता है कि हम भारत के अगर छोटे बच्चों को अगर बचपन से आदत दे दिए तो शायद जिस तरीके से आज जिस तरह से युवाओं की डेथ हो रही है वो आने वाले में रुकेगी भी। राघवेंद्र जी की पहल पे सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, इनकी पहल पे एक कानून बनाया गया। 4 साल के बच्चे जब हों, अगर वो कोई साइकिल चलाता है तो उनके लिए अनिवार्य किया जाए हेलमेट। कितने हेलमेट अब तक बांट चुके हो? मैंने 75,000 हेलमेट बांटे हैं। कैसे करते हो इतना धन जुटाना, ये सब पैसा? एक तो गुड क्वालिटी हेलमेट पहुंचाना लोगों के पास, ये मेरे लिए भी चैलेंजेस। कई जगह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे संपर्क करता हूँ कि मुझे होना क्या है। परिवार के लोग ज्यादा सर परिवार के ही लोग ज़्यादा, पहले तो शुरुआती दौर में पिताजी को तो मैंने बताया भी नहीं था कि इस तरह कार्य कर रहा हूँ, उनको कहीं न्यूज़ के माध्यम से पता चली। हेलमेट जब आप बांटने जाते हो तो एक बार आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पत्नी के जेवर वगैरह लिए, गहने लिए, वो बेच दिए थे मेरे ख्याल से। तो नीलाम तो पत्नी को ये था कि हाँ आदमी तो कल आएंगे, वो सब नीलाम हो गए सारे के सारे। किसी सरकार, किसी संस्था, किसी से आपने कोई 1 रुपया आज तक नहीं लिया। इस सवाल में ही जवाब है, ये आज शायद आप जो कार्य करने के बदौलत आज मुझे नहीं मिल पाने के कारण हमारे भारत में यही है जो आपने ये लाइन बोली। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कुछ बिरले लोग ऐसे हैं जो ऐसे अनोखे काम कर रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, जिनके बारे में ना लोग जानते हैं, ना ज़्यादा पहचानते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सब जानते हैं। एक ऐसे ही नाम आज हमारे साथ में मौजूद है, जिन्हें हेलमेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाम है राघवेंद्र कुमार जी। अभी जब मैं पहली तस्वीर उनकी दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, पहचान जाओगे। केबीसी से लेके जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस, मंत्रालय, जितने बड़े नामचीन चाहे आर्मी के लोग हैं, हर जगह इनकी मौजूदगी रहती है। और आज हमारे चैनल में पॉडकास्ट के लिए पहुंचे हुए हैं। नाम है उनका राघवेंद्र कुमार जी। राघवेंद्र जी, आपका पॉडकास्ट की इस सीरीज में बहुत बहुत आपका अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आपके सामने आज बात करते हुए दर्शकों को भी आज शायद जो विषय आपने चुना हुआ है ये मेरे लिए भी बहुत ही एक सम्मानजनक है। और आई थिंक आज इस मिशन से काफ़ी लोग सीखेंगे भी। धन्यवाद आपका। लेकिन राघवेंद्र जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि आपकी जीवन यात्रा को मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा जी। है। और जैसे हेलमेट बांटना आपने शुरू करा, जी। मैंने वो शॉट भी देखे थे, चाहे कोरोना के हों या सुबह के हों, शाम के हों, रोड पे खड़े होके आप लोगों को हेलमेट बांटते हैं। पहले तो यहाँ से बताइए, बांटने की ललक जगी तो जगी कैसे आप? सर यही है, मैंने 12 वर्ष पहले अपने एक मित्र को खो दिया था सड़क हादसे में। और तब से मैंने भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। इसी वजह से मुझे काफ़ी समय से आप देख पा रहे होंगे, और प्रयास मेरा वहीं से था कि अपने मित्र की तरह किसी और की ज़िंदगी ना जाए, और वो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरों की। क्या हुआ था मित्र के साथ?
मेरा मित्र नोएडा एक्सप्रेसवे पे था जो बिना हेलमेट का यात्रा कर रहा था ग्रेटर नोएडा। और उस वक़्त उतना क्रेज़ भी नहीं था, ना कोई कहने वाला था हेलमेट के प्रति। और किसी गाड़ी ने पीछे से हिट किया था और कैलाश अस्पताल में गए, जो कि 8 दिनों के संघर्ष के बाद डॉक्टर ने यही कहा कि हम आपके मित्र को बचा लेते, अगर साथ उन्हें हेलमेट पहना होता। तो बस यही था, हम लोगों ने जो 8 दिनों का जो एक्सपीरियंस लिया और उस चीज़ों को, उस दृश्यों को देखा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरा ही मित्र उस समय अस्पताल में थे, और भी कई सारी ज़िंदगियाँ आई थी। लेकिन कुछ लोग जो हेलमेट पहने थे वो सुरक्षित घर वापस भी गए। मेरा मित्र इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहना था, और वही एक प्रण था कि मैं अब अपने मित्र की तरह किसी के साथ कोई हादसा नहीं होने दूँगा। और इसके पीछे भी एक ये था कि एक माँ की ममता भी छुपी हुई थी, क्योंकि जो मेरा मित्र 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था, उस माता-पिता ने इस नोएडा शहर के अंदर अपने सपने के लिए सब कुछ दिया था, मगर उस माँ की आँखों में जब आँसू की जगह पे जब रक्त के आँसू आ रहे थे, तो यही वो भी सोच पा रही थी कि मैं एक अपने पुत्र को हेलमेट क्यों नहीं दे पाई। तो अब एक माँ का, जो कि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, और इस तरीके से सामने बिलखना, और जिस शहर में सपने के लिए उन्होंने भेजा था, उस शहर में अपने पुत्र की जलती हुई वो चिता को देखना, तो कहीं न कहीं हम जैसे एक भारतीय नागरिक या अपने मित्र जो रूम पार्टनर, जो कभी कल्पना भी नहीं कर पाए थे, वो हमें सामने वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, जो पल भर में ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान के अंदर कितने बड़े तूफ़ान, सुनामी क्या-क्या रहती है, आप शांत रहते हैं तब आपको यकीन नहीं होता है, लेकिन जब आपके मन के बहुत सारी चीज़ें, जब चीज़ें विचलित होती हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक दिल में एक उद्देश्य पैदा होता है, और उद्देश्य उसी को लेकर के चला कि शायद जिस परिवार में हादसे होते हैं, जो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी, न लोगों ने सुना। तो मेरा यही था कि भारत में जो चिता जो जलेगी शायद किसी पुत्र की, उस माँ तक एक संदेश दे पाऊँ कि ताकि वो अपने पुत्र को बचा सके, क्योंकि आज भारत की हर माँ को एक योद्धा के रूप में मैं देखता हूँ। हेलमेट बांटने की आपकी यात्रा तकरीबन 12 साल से चल रही है। जी। कब तक चलेगी और अभी तक कितना बांट चुके हैं हेलमेट? सर, ये यात्रा अगर आप देखें, हर दिन जो 1300 हादसे हो रहे हैं, शाम होते-होते लगभग हमारे भारत के अंदर शमशान घाट में लगभग 500 लोगों की चिताएँ जल रही हैं। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। अब ये आंकड़े 9 हो गए हैं। 9 लोग वो होते हैं जो बिना। तो ये कहीं न कहीं ये यात्रा हमें उन जो चिताओं का, हम कहते हैं ना कि जो आज महाभारत जैसे हम युद्ध को देखें तो एक 18 दिन का युद्ध चला था, और उस महाभारत में जो अग्नि जो सूर्य के रूप में विस्थापित था आसमान में, लेकिन दूसरा एक सूर्य, एक इस भारत की धरती पर भी जल रहा था, अनंत वीरों की चिताएँ, जो उनकी भली ही उनकी वीरता को, जो शरीर राख में बदल गया, मगर उनकी वीरता नहीं मिटा पाई। उसी तरीके से हमारे भारत की सड़कों पर जो हर वर्ष 2 लाख लोग मर रहे हैं, ये नागरिक नहीं होते हैं सर, योद्धा होते हैं। योद्धा है क्योंकि ये हमारे भारत के टैक्स पेयर होते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और आज हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा हो गया है कि इस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है। आप उठा रहे हैं, तभी आपको आपका बुलावा कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन जी ने दिया, अभी बीच में गए थे भी, वो प्रभावित हुए आपके बाद, और उससे पहले आर्मी चीफ ने भी आपको बुलाया। तो इससे आप अनुमान लगवा लो कि इस मुद्दे को उठाने वाला, कुरेदने वाला कोई नहीं है। क्या बोले थे अमिताभ बच्चन उस समय? सर देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो आपने 2 लोगों के हस्तियों का नाम लिया है डिफेंस सेना, क्योंकि मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है, और इस युद्ध के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये बड़ा अच्छा लगा कि जो केबीसी के मंच पे भी गया, तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी मिले। उन्होंने बड़ा ही, मतलब उस दिल से, उनके लिए मैं पता है 2 हेलमेट भी लेके गया था मैं, हाँ। और वो हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं। कई बार आपने देखी ट्वीट होगी भी करा बिना था हेलमेट उन्होंने, का। वो हाँ, आपके दिए हुए हेलमेट को उन्होंने हाँ। ट्वीट भी किया था, अ उसमें कुछ लिखा भी था, कई लाइनें लिखी थी उन्होंने। बिल्कुल सर, उन्होंने ब्लॉग भी लिखा। मेरे से मिलने के बाद मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, हेलमेट मैन हमारे मित्र बने, और नवरात्रा के पहले दिन उन्होंने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया, हाँ। और ट्वीट ये किया कि मैंने इसकी प्रेरणा हेलमेट मैन से ली। तो एक महानायक जिनसे हम लोग सीखते आ रहे हैं, जो बड़े-बड़े हम माहौल, या अमिताभ बच्चन कोई डायलॉग बोलता है, और वहाँ पर वो ये कहें कि मैंने इसकी प्रेरणा हेलमेट मैन से ली, तो सर कहीं न कहीं ये राघवेंद्र कुमार के लिए उन्होंने ये शब्द नहीं कहे, बल्कि भारत के लिए एक योद्धा के लिए उन्होंने बात कही, जो भारतीय सेना भी आज हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। तो कहीं न कहीं जो मेरा एक मार्ग है, जो कार्य है इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ, तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया, क्योंकि वो भी कोविड में हो या सड़क सुरक्षा के लिए करके वो बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसा दिखा एक व्यक्ति
जो इस तरीके से मिशन के साथ चल रहा है और उन्होंने ये देखा कि सिर्फ ये हेलमेट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा है, जो रोड सेफ्टी से संबंधित है। और भारतीय सेना के बीच भी जाना, क्योंकि आज हमारा इतना बड़ा विशाल देश, इतना बड़ा सरहदों की जो सुरक्षा मात्र 20 लाख नागरिक जो कर रहे हैं, वो जवान होते हैं हमारे देश के। और हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, जो कि 1300 हादसों में जो मैंने बताया कि जो जैसे 500 चिताएं जल रही हैं, अब 26 नागरिक की जान की कीमत क्या होती है। ऑपरेशन सिंदूर जो इतना बड़ा चला, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया जाग उठी। तो कहने का पर्पस हमारा ये है कि एक 26 नागरिक की जान की कीमत, हमारी सेना उस चीज़ को समझ सकती है। तो हर दिन 500 चिताएं जल रही हैं, वर्ष में लाखों लोगों की चिताएं जल रही हैं। इसके लिए हमारा भारत कब जगेगा? तो मेरा पर्पस यही है कि मैं भारत के इसमें दो परिवार को सवाल जगाने हैं, का प्रयास इसमें कर दो रहा हूँ। चीजें हैं। जी। आपने लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ राज हैं। हाईवे जितने इतने लंबे, सपाट, उसमें ब्रेकर नहीं है, कोई दिशा निर्देश भी नहीं है। आप जब नितिन गडकरी साहब से जब मिले थे, तो मुझे लगता है कि ये उनसे बताना भी चाहिए कि हादसे रोके भी जा सकते हैं। अब एक व्यक्ति जब घर से निकलता है, आपाधापी में पता चलता है कि हेलमेट वो नहीं पहन पाया है, और जब वो चल पड़ता है तो रोड भी ऐसे हैं कि जहाँ पे उसको रुकना चाहिए, वो उसके इंतजामात सरकार भी नहीं करती है। कहीं न कहीं लगता है कि सरकार भी दोषी है इन चीज़ों में। सर, हम किसी को एक को कैसे हम दोषी कर सकते हैं? हम अगर पिछले 10 वर्षों में देखें, कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जिन्होंने अपने देश में 50% सड़क हादसे कम किए हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने 0%, अभी कुछ ऐसे देश हैं पिछले 9 महीने से उस कंट्री में एक भी हादसे नहीं हुए हाँ, हैं। तो रोड मैप बना ना उनका। तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली, रोड मैप बना तो के तभी करा। ये तभी संभव है जब सभी नागरिक को अपने देश के कर्तव्य के प्रति वो समझें कि भाई, जैसे हमारे देश में एक नागरिक एक राष्ट्र की संपत्ति है। तो कहने का मतलब वहाँ की लिटरेसी रेट अगर देखा जाए, बहुत सारी चीज़ों हैं, वो रणनीति वो बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। अब भी क्या है कि हमारे देश में इतने हाईवेज़, इतने सब कुछ, क्योंकि एक मिनिस्टर होकर के उन्होंने आज बहुत जगह पे सड़कें नहीं थी, उस चैलेंजेज़ को उन्होंने फेस करते हुए पहुँचाया, सब कुछ का किया। बट नागरिक का जब तक सोच अगर नहीं बदलेगा, तब तक ये मौत के जो आंकड़े हमारे देश में, मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। वो कई बार बोलते हैं 2020 में 50% सड़क हादसे का उन्होंने कम कहा, 22 में उस चीज़ को उन्होंने कहा कि 50% हादसे नहीं, होंगे, तारीफ 24 में इसलिए भी। नहीं कि उन्होंने आपको तो सम्मानित करा तो कहने या का उनकी आप नहीं, 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 मैं कहने का वाहवाही करी, इसके लिए जी, मतलब हाँ, तारीफ नहीं करनी। तारीफ इसलिए करनी चाहिए, जो अभी आपने उदाहरण दिया कि कई सारे कंट्रियों ने इन हादसों को रोका। अब दो तरह की एक चीजें सामने आती हैं। पहला एक है, पहले तार कोल के रोड बना करते थे, जिसपे अगर एक आदमी एक बार गिर भी जाए तो पता चलता था कि बॉडी पे ज्यादा खरोच आ सकती है, ज्यादा टूट फूट नहीं होता। लेकिन अब सीमेंटेड रोड बनते हैं, जी। उस पे गिरने का मतलब आप जानते हो, द बिल्कुल, एंड। बिल्कुल सर, ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं। ये तो बहुत बड़े मेजर चीज़ हो गए, लेकिन हम ये देखें कि जिस एक्सप्रेसवे जहाँ नहीं है या सीमेंटेड रोड नहीं है, एक आम रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में डेथ हो रही है। तो ये नहीं है कि हम सरकार या प्रशासन को नहीं, हमें लगता है कि संस्थाओं को, जिस स्कूल, जो कॉलेज जहाँ पे हमारे करोड़ों बच्चे जहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, अगर उस ग्राउंड पर हम अगर बीच को ही अगर नहीं सुरक्षित करने का एक मार्ग दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हर सिस्टम हमारा फेल्यूर है, मैं उसको मानता हूँ। आज मैं कहीं भी भारत के अंदर पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, अपने बच्चों की शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, मगर सुरक्षा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो स्वयं भी नहीं हेलमेट पहने, उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं अपने मित्र के माता-पिता से अगर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दूँ, तो शायद लोगों को समझ में आ सकता है, क्योंकि हमारे दोस्त के माता-पिता ने सब कुछ दिया, एक हेलमेट नहीं दे पाए। उनको 24 साल की उम्र में अपने पुत्र को शमशान घाट में चिता इसलिए जली क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। तो उसी तरीके से आज अगर हम अनुमान लगाएँ, जो भारत की सड़कों पर जो सुबह-सुबह माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, महँगे स्कूल हैं, उसके उद्देश्यों को सब कुछ पूरा कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग हेलमेट पहन के या बच्चों को हेलमेट के लिए, क्योंकि बच्चा मासूम है और आज कोई भी युवा हो टसन में जब चलता है, जब एडल्ट होता है, यहाँ तक कोई बोर्ड एग्ज़ाम पास करते हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ 1 घंटा नहीं बैठता है ताकि उसके बारे में बताए। और हमारे यहाँ मैं ये देखता हूँ कि सर, आज जब भी कोई बच्चा 10th-12th पास किया, उसके पेरेंट्स स्कूटी, बाइक दे दी, जस्ट लाइक क्राइम। आप पुणे के जैसे घटना को देखिए, वहाँ अभी 12th जस्ट पास नहीं किया, उसके दादाजी ने करोड़ों रुपए की गाड़ी दी और हमारे देश के इंसान को मार रहा है। तो कहने का पर्पस ये है कि जब तक जैसे आपके बच्चे को साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत ना दें, जब तक आप उसको स्वयं ना वो अपने अंदर सिखाएँ, तब तक हमारे देश में ये मौत के आंकड़े बढ़ते रहेंगे। और नहीं, वहीं इसमें से बिल्कुल लगता है। देखो, जैसे शिक्षा के लिए जागरूकता है, सुरक्षा के लिए भी जागरूकता होनी चाहिए। और ये चीज़ें कहाँ से पनपती हैं? घर से, परिवार से, आपसे, हम लोगों से।
हम लोग शिक्षा के लिए तो प्रेरित करते हैं, जी। लेकिन सुरक्षा के लिए हम लोग पीछे हट जाते हैं। यही अब मैं आज आपके स्टूडियो में भी जो हेलमेट पहनकर बैठा हूँ, तो बड़े ही मुझे मतलब यहाँ पर तो चलिए मैंने न्यूज़ दोहराया, जैसे इसी चीज़ को मैं फ्लाइट में जब यात्रा कर रहा होता हूँ, मेट्रो में क यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं कोई टू व्हीलर चलाता नहीं, सिर्फ़ फोर व्हीलर चलाता हूँ। फोर व्हीलर में भी मैं हेलमेट पहन के। तो जिनके लिए फर्स्ट टाइमर मैं होता हूँ, वो देख के उनको बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि ये व्यक्ति ये हेलमेट, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हेलमेट को बहुत छोटा चीज़ों में देखा गया नहीं, है। अब तो पहचान ले होते हैं कि हुँ। वो देखो वो हेलमेट ऑफ इंडिया जा रहा हाँ, है। वो आप पहचान ले वो होते तो सर हैं। बाद में बात, मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड है कोई, वो बेचारा पढ़ा-लिखा नहीं है, उसके हाँ, वो सबसे पहले मैं कहीं भी कार्यक्रम में घुसता हूँ, हुँ, जैसे विज्ञान भवन या कहीं भी वहाँ जाता हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला एंट्री रोक वो लेते पहले होंगे। ही मुझे रोकता है, बोलता है, "भाई हेलमेट उतारो आप पहले।" कुछ भी हाँ, हुआ, तो कहने के बाद उसको तो ये पता है ना कि भाई ये हेलमेट पहने कोई जा ही नहीं सकता है, सारा चीज़ उसको फिर क्या पता है कैसे कि मैं समझाते कौन हो? हूँ? फिर उनको समझाते कैसे तो हो? मैं मुस्कुराता हूँ, मैं हाँ, उनके गर्दन पे हाथ रखता हूँ, मैं बोलता हूँ, "बहुत अच्छा लगा आपकी ड्यूटी। क्या हाँ, आपने ये देखा कि आपके ऑफ़िस से किसी कलीग की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई और बिना हेलमेट का?" तो वो ऐसे फिर सोचने लगता है कि ये मुझसे क्वेश्चन क्यों करने लगा? वही कहता हूँ कि यहाँ से कोई जाता है, वो बिना हेलमेट का निकलता है, तो आप उसको कहते हैं हेलमेट लगा लो। ऑफ़िस के तो अंदर आया मैं सारा हर चीज़, आप देख रहे हैं एक ही व्यक्ति लेकर के। तो उसको मैं वही बोलता हूँ कि आपके पास आप कैसे आए हैं? तो बोलता है बाइक से। मतलब हेलमेट है? बोलता है नहीं है सारा हर चीज़। तो फिर आपको मैंने अपने बारे में परिचय देता हूँ, तो बड़ा फिर हुँ। शौक तब तक उनके तो जो मेरे राघवेंद्र जी ने आपने प्रण ले लिया है कि मुझे ताउम्र हेलमेट लगाना ही है। सर प्रण नहीं, अभी मैं जैसे मुंबई गया था, छोटे बच्चों को हेलमेट जैसे भाई लेकर के। डॉक्टर हाँ, अमूमन जब डॉक्टर हाँ। बनता है तो गले में वो क्या बोलते हैं वो आला जो बोलते हुँ, हैं सीधी लाइन में वो डाल लेते हैं। जो वकील बनता है तो वो क्या करता है अपना स्टेपर वो लगा लेता है। तो ऐसे ही हेलमेट ऑफ इंडिया ने हुँ। अपने सर पे हेलमेट लगा दिया नहीं, हमेशा के लिए। इसके पीछे सर साइकोलॉजिकल है। अभी क्या है कि जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। जी। अब कानून तो पास हो गया, इसके नहीं है। अब जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को हेलमेट देता हूँ। अब मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रेटर नोएडा का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में मैंने दिया था हेलमेट, छोटे बच्चों को वो आए थे। उन्होंने आज ही हेलमेट मैन मेरे बारे में सुने, ले गए। अब अगले दिन उनके एक पेरेंट्स उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर वो मैसेज करके बोले, "सर प्लीज़ आप एक बार आपसे हम बात करना चाह रहे हैं।" बोले, "हमें क्या हुआ? आपने हेलमेट दिया, मेरा बच्चा रो रहा है।" मुझे लगा ऐसा क्या हो गया? भाई क्यों रो रहा है? तब मुझे बात करना पड़ा क्योंकि बच्चे की बात थी। तो उन्होंने कहा कि सर जो मेरा बच्चा है ना वो हेलमेट उतार ही नहीं रहा है। वो मतलब आने के बाद यहाँ तक कि खाना भी खा रहा है तो भी हेलमेट पहन के खाना खा रहा है, रात को सो भी रहा है। ब्लैंकेट से हमने रात में उसको निकालने की कोशिश किया लेकिन उसकी नींद खुल गई। फिर देखा मेरा हेलमेट हट गया, वो रो रहा है। अब इसको आप ही आके कह सकते हैं जब आप बिना हेलमेट का आप आएँगे तब आई थिंक जो मेरा बच्चा है वो समझेगा। उसको प्लीज़ बताइए कि उसको बाहर जाने के बाद हेलमेट लगाना है क्योंकि आपको उसने हेलमेट में भी देखा था जहाँ पर आपने दिया था और वो यही समझ रहा है। तो कहने का पर्पस है यहाँ पर वो बच्चा तो समझ गया कि हम भी हेलमेट मैन हो गए और हेलमेट नहीं रिमूव। जब उसके साथ मैंने ऑनलाइन वीडियो कॉल किया, जब बताया, तब जाकर के बच्चे ने हेलमेट हटाया। तो ऐसे सिर्फ़ एक बच्चे का नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। तो कहने का पर्पस है कि आज मैं हेलमेट लगा रहा हूँ, हेलमेट मैन बना हूँ, तो हर बच्चा सोचता है कि बचपन से जो माता-पिता गलती करते हैं, जिसको साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत नहीं दिए हैं, वो पेरेंट्स के अंदर वो खुशी आती है और वो बच्चे के अंदर एक सीख पनपती है और वो सीख वो चल कर के हम जैसे आज विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं ना, 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन उस समय भारत का नेतृत्व कौन करेगा? यही जो आज के जो छोटे बच्चे हैं, ये उस समय 2047 में कोई आईपीएस होगा, कोई युवा होगा। तो मेरा ये रहता है कि हम भारत के अगर छोटे बच्चों को अगर बचपन से आदत दे दिए, तो शायद जिस तरीके से आज जिस तरह से युवाओं की डेथ हो रही है, वो आने वाले में रुकेगी भी और ये मेरा प्रतीकात्मक होका है कि हम शायद बड़ों को ना बता पाएँ, लेकिन जो छोटे बच्चों को इस तरीके से योद्धा बनाएँ, ताकि सड़कों पर मैं एक अपने स्मार्ट रोड दर्शकों यूज़र को एक बात बने। बताना चाहूँगा, राघवेंद्र जी की पहल पे सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने एक एप्लीकेशन दी और तो इनकी पहल पे एक कानून बनाया गया। कानून था ये कि जो मेरे ख़्याल से 14 साल के बच्चे 4 साल के छोटे 4 बच्चे हैं। साल के बच्चे जब हों, अगर वो कोई साइकिल चलाता है तो उनके लिए अनिवार्य किया जाए हेलमेट। हालाँकि फिर भी हमारे देश में कोई वो नियम को फ़ॉलो नहीं करता है। रोड पे हम देखते हैं 15-16 साल का जो बच्चा है, वो जेन ज़ी तो लगाते ही नहीं, रील बना रहे हैं। हालाँकि इस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए। ये आप जो करते हो अ, कितने हेलमेट अब तक बाँट चुके हो? मैंने 75,000 हेलमेट बाँटे हैं सर। 75,000 आप बाँट चुके हो। जी, तो अगर जो हेलमेट आप बाँटते हो उनकी क्वालिटी अच्छी होती, जी। कीमत 5, 6, 700 तो करीब होते ही होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कैसे करते हो? इतना धन जुटाना, ये सब पैसा? सर जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय मात्र ₹100 का ही चालान था, हेलमेट के, जब मेरे फ्रेंड्स की डेथ हुई थी और हाँ। उस समय हेलमेट भी काफ़ी महँगे नहीं थे। बट आज के डेट में क्या है कि हमारे भारत में आज भी डुप्लीकेट हेलमेट 80% लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ़ पुलिस चालान से बचने के लिए। हुँ। एक तो गुड क्वालिटी हेलमेट पहुँचाना लोगों के पास,
ये मेरे लिए भी चैलेंजेस, कई जगह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उनसे संपर्क करता हूँ कि मुझे करना क्या है। और पिछले 12 वर्षों में अब मतलब इतना चीज़ है कि ये मेरा मिशन था सर, मैंने अपने मित्र को खोया था। मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना था और उस मिशन के प्रति मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए चल रहे हैं, अगर दूसरों के लिए हेलमेट्स की बात कर रहे हैं, तो इंसान आपको ऊपर-नीचे देखता है, वो नहीं समझ पा रहा है, वो भारत के भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहा है। और मुझे ये दिखा कि जहाँ पर मेरी लाइफ़ अपनी सब कुछ अच्छी और बार-बार मेरे दोस्त के माता-पिता की आँखों में आँसू, और उसी तरीके से ना जाने कितने परिवारों में इस तरीके से इस वेदना को वो अपने अंदर माँ सहन कर रही है। बहुत लोग ऐसे सुसाइड कर रहे हैं सड़क हादसों के बाद। तो कहीं न कहीं जो मुझे विचलित किया कि ताकि इस मार्ग पे चलूँ, और मैंने स्वयं से संकल्प लिया कि मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। शायद मेरे पास ज़िंदगी की जो भी चुनौती आई, और 2016 में इस ग्रेटर नोएडा शहर में मेरा घर भी था, वो घर भी बिक गया। और नौकरी पहले गई, उसके बाद घर बिका, मेरी शादी हुई, घर वालों ने परेशान हो गए कि ये क्या करने लगा उस तरीके से। तो एक होता है ना कि शादी आपकी जो वाइफ़ एक मित्र की तरह होती है, और मैंने एक मित्र को खोया हुआ है, दूसरी एक अर्धांगिनी के रूप में मिली हैं। तो अगर उनको भी लगा, अगर वो शायद अगर मैं ये कह दूँ या वो कल को कह दें कि आपका मिशन बेकार है, कुछ भी है, तो शायद मेरा इतने समय का किया हुआ या उद्देश्य फेल्योर है। बट नहीं, मैं वही मेरे जानना था मेरे ना कार्य शुरू। से इंस्पायर होकर के वो भी वाइफ़ ने ज्वेलरी या तब नीलाम कर दिया। तो ये सब कुछ अपने सारे एसेट्स को करते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। मैं राघवेंद्र जी वही पूछना चाहता हूँ, अमूमन होता क्या है, एक व्यक्ति, हम सब लोग जब सुबह हाथ में टिफ़िन लेके सभी लोग क्या काम धंधे में जाते हैं, ऑफ़िसेज़ वग़ैरह जाते हैं। लेकिन राघवेंद्र जी क्या करते हैं, जब घर से निकलते हैं हेलमेट बाँटने के लिए, तो घर वाले ताना नहीं देते हैं? भई, पत्नी भी आपकी कहती होगी नौकरी करो, छोड़ दी, और माता-पिता भी कहते होंगे ये क्या कर रहे हो आप? क्या करने निकले हो? सर, कोई भी अपने पुत्र को बड़ा करता है तो उसे अपने सपनों के लिए बड़ा करता है, और सपनों को उस एक्सपेक्टेशन वो चाहिए होता है। और आप कोई भी सामाजिक के कार्य करने जाइए तो वो एक अलग ही लोग कहते हैं कि चलो हो गया पल भर के लिए, या वो चीज़ हो गया। लेकिन मेरा जो पागलपन था कि भाई मैं कार्य कर रहा हूँ, और नहीं तो हेलमेट पहन करके भी कोई रिश्तेदारों के यहाँ भी जा रहा हूँ हेलमेट पहन करके, ये सब चीज़ें कार्य करना, तो लोगों के लिए चिंता का तो विषय हो ही गया। लेकिन लोग अनभिज्ञ परिवार थे। में ज़्यादा हुआ होगा। परिवार के लोग ज़्यादा सर, चिंता करते परिवार के ही होंगे। लोग ज़्यादा, पहले तो शुरुआती दौर में पिताजी को तो मैंने बताया भी नहीं था कि इस तरह कार्य कर रहा हूँ, उनको कहीं न्यूज़ के माध्यम से पता चली। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले, "बैठो, ये तुम ही हो, ये क्या पहले कैसे?" वो जानना चाहें कि हाँ। कैसे क्या कर रहे हो, वो चीज़ें करो, अच्छा, तो खुद मैंने से नहीं बताया, मतलब मीडिया से पता चला कि मेरा मीडिया से बेटा क्या कर रहा है? घर वालों को पता चला कि अच्छा ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं शुरुआती दौर में क्यों, ये तो मेरा, मैं तो घर से बाहर रह चुका हूँ। मतलब स्कूलिंग, मतलब छोटे से ही बचपन से सेकंड क्लास से ही जो बच्चा बाहर निकल चुका है, पेरेंट्स ने अपनी ज़िम्मेदारी लेकर के उसको बाहर ही भेजा। वैसे बनना क्या चाहते थे आप? सर, करियर में बनना क्या मैं करना तो चाह रहे थे? लॉ कर रहा था, और लॉयर ही बनना चाह रहा था, और मैंने सब कुछ लॉ किया, कोर्ट में जाकर के वहाँ भी देखा कि केसेस इतने सारे पेंडिंग हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस उम्मीद से जैसे लोग भगवान से लंबी उम्र की दुआ माँगने जा रहे हैं या कुछ भी, अब हमें नहीं पता था कि हो सकता है भगवान भी हम जैसे लोगों के भरोसे बैठा हो, और उसने इस मुझे कार्य के लिए, डेस्टिनी के लिए चुन लिया कि ताकि मैं अपने मार्ग को अलग बदलूँ। और जो सही बात है, देखिए न्याय अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, आज लोग कितने लोग सैटिस्फाई हैं, या पुलिस केस जब होता है किसी हादसे के, तो कितने लोगों के माइंड में सोचते हैं कि मेरे साथ सही न्याय होगा। तो मैं सोचता हूँ कि ना किसी को पुलिस पे भरोसा रहा, आज सरकार पे भी वही है लोगों का, ना सरकार पे भरोसा रहा, ना कोर्ट पे भरोसा रहा। हम कहते हैं ना कि भरोसे की जितनी भी जगह हैं, सभी की सभी ध्वस्त हो चुकी हैं। तो मेरा ये था कि भाई आखिर चल क्या रहा है इस देश के अंदर? हर कोई एक उद्देश्य के प्रति भाग रहे हैं, माता-पिता ना इत अपने ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे अंदर आत्मा की जो आवाज़ ये सुनाई दी कि यार मैं अपने मित्र को भी नहीं बचा पाया। कारण एक हेलमेट का ना होना, और जो कानून के जो ठेकेदार बने हैं, वो स्वयं नियमों को तोड़ रहे हैं। देखा जाए सर, वकालत में वकील अगर वहाँ बात करूँ कोर्ट में, उस समय तो कोई एडवोकेट अगर मैं लॉयर वो बन भी हेलमेट जाता, लगाना ही पसंद नहीं करते हैं वो तो कि पुलिस हम से लड़ वकील। जाते हैं। हाँ। वो हमेशा पुलिस के बीच और काले कोर्ट के बीच तो अक्सर लड़ाई। तो मैंने कहा मैं किस जगह पर जा रहा हूँ सारा हर चीज़ें कि मैं यहाँ से मैं लोगों को न्याय दिला पाऊँगा। हमने कहा मुझे ईश्वर का न्याय वो चुनना है, जो कि ताकि ये कभी कोर्ट तक आए ही ना, क्यों ना इस आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाने के लिए कार्य किया जाए। और बस मैं सर अपने मिशन पर आ पड़ा। राघवेंद्र जी, कुछ साल पहले मेरी आपसे एक बार बात हो रही थी। मैं बात करते-करते बड़ा आपसे भावुक हो गया था। मैंने एक सवाल करा था कि ये जब हेलमेट जब आप बाँटने जाते हो, तो एक बार आपके पास पैसे नहीं थे। आपने पत्नी के ज़ेवर वग़ैरह लिए, गहने लिए, वो बेच दिए थे मेरे ख़्याल से। बेच के सब फिर आप। नीलाम हो गए थे सर, पत्नी को तो आशा थी कि आएँगे ये हाँ। नोएडा वाले ब्रांच है ना ग्रेटर मुथूट जी, फाइनेंस वाले, जी, जी। यहाँ तक कि ग्रेटर नोएडा जितने भी सारे मुथूट वाले जानते हैं, वो सब नीलाम हो गए सारे के सारा चीज़ें। पत्नी का समय, अब वो मैसेज एक्चुअली क्या हुआ
कि जब कोई जमा करते हैं, हाँ जी, कब ईएमआई जमा करेंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। धीरे-धीरे फिर वो अभी तो गोल्ड के भी रेट बढ़े, कुछ अब भी कुछ वो चीज़ें तो नीलाम तो पता नहीं कोई था कि हाँ, आज नहीं तो कल आएँगे। वो सब नीलाम हो गए सारे के सारी चीज़ें, आए ही नहीं वापस। सारे मुथूट वाले आपको जानते थे कि सब हाँ, ये व्यक्ति है, जी, आज हाँ। कुछ लाया है हाँ, रखने के हाँ। लिए, ये पैसे ले जाएगा और फिर हेलमेट खरीदेगा। सर ये कहना चाहूँगा मुथूट वाले तो मेरे ₹1 भी इंटरेस्ट नहीं कम किए, लेकिन मुथूट का एम्प्लॉयी है, मैं ज़रूर बैंक जाता था तो हेलमेट दे के आता था मैं। वो बड़ा उसके आँखों में भी आँसू और मेरे एक हेलमेट देने से एक मुथूट कर्मचारी की भी उसकी ज़िंदगी भी बची है। ये सब देख के पत्नी क्या कहती थी? क्या सोचती थी? सर कोई भी शुरुआती दौर के चैलेंजेज़ है जब आपको पता ही नहीं है कि आपका भविष्य क्या है, क्या होगा, लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं और कई बार अब तो मेरी पत्नी मीडिया के सामने भी नहीं, एक बार मीडिया में ऐसे आई थी, उन्होंने इमोशनली रो दिया था, तो अगली बार वो कोई भी घर पे जाता है तो वो बाइट देने से कतराती हैं कि हाँ, आप लोग मुझे मतलब इस तरीके से क्यों क्योंकि रिश्तेदारियों में लोगों ने मज़ाक उड़ा दिया, वो सब कुछ उड़ा दिया कि अरे! हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि न्यूज़ मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो इंटरनल बातें तो उनको हर चीज़ों में अपना योगदान देने में दुःख नहीं हुआ था, जितना सब कुछ चला गया। जितना जो टिप्पणी, जो भद्दियाँ, जो समाज, जो परिवार से वहाँ से मिलती है ना, वो बड़ा घायल हो गई थी, बड़ा चोटिल हो गई थी। बट मैंने कहा कि इसको मतलब एक दवा की तरह रखो, आने वाला वक़्त होगा, जो शायद आपको वो आशीर्वाद, दुआएँ दे या ना दे, लेकिन दुनिया तो देख रही है। क्योंकि मैंने भी अपने माँ को खोया, तो माँ जाते-जाते यही बोली कि, "परेशान नहीं होना, क्योंकि भले ही मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू जो कार्य कर रहा है, तुझे आपने दुनिया अपने की ज हर माँ आप आशीर्वाद देगी।" आपने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या रखा? सर लक्ष्य यही है कि इस भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए मैं जब भी सड़क पर जब चलता हूँ तो मुझे सड़क पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं, चाहे हर दिन न्यूज़पेपर पढूँ या कहीं भी। मेरा यही रहता है कि आप किसी उद्देश्य से इस धरती पर आप आए हैं और आपका उद्देश्य यही है कि लोगों की रक्षा करना। मेरे शरीर पर वर्दी नहीं है, किसी के भी देश के सामने मैं बता सकूँ कि मैं एक योद्धा हूँ, क्या हूँ। लेकिन जो मेरी लड़ाई है, जो अंदर की आत्मा है, मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना है। तो एक मित्र के रूप में मैं पा भी रहा हूँ, वो मुझे सफलता भी मिल रही है। और न जाने कितनी मदद की जो मैं दुआएँ आज की डेट में भले ही मैं पैसे से मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मित्र बना के उनको हेलमेट पहनने की राय देना। राइट सर, राय देना प्लस दूसरी चीज़ की माँ के चिराग की रक्षा करना। क्योंकि आज अगर हर माँ अगर ये मैं कानून नहीं लाया होता, हर माँ को अंदर कैसे डर होता। क्योंकि जो दूसरी मदर होती है वो कहती है कि मैंने अपने बच्चे को मैंने आपकी वीडियो देख ली, मुझे रात को स्वप्न आए कि मेरा बेटा खुद कह रहा है कि मम्मी तुमने मुझे हेलमेट नहीं दिया, मुझे चोट आ जाएगी। तो अगले ही दिन मैं अपने पुत्र के लिए फिर हेलमेट लेकर के आई। ये अगर आप चीज़ों को नहीं देखते तो हम कहाँ से सोच पाते? तो अगर उस माँ को हौसला मिल रहा है, जिस राष्ट्र को जन्म देने वाली जो है वो माँ इस नारी शक्ति और आज मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाईं, भारत की महामहिम हैं, क्योंकि एक हेलमेट देने में असफल रहीं। तो हेलमेट ऑफ इंडिया ने अपने जेवर बेच दिए, अपना घर बेच दिया और अपना पूरा करियर दाँव पे लगा दिया, नौकरी भी छोड़ दी। अब किस हाल में है आपका परिवार? सर मेरी गाड़ी भी लेके चले गए वो दिल्ली वाले वो यहाँ तक कि किसी स्कूल के बाहर मैं गाड़ी जिस गाड़ी में हेलमेट भर के दिया करता था, वो भी मेरी गाड़ी उठा के लेकर के चले गए, वो भी रहम नहीं किए। यहाँ तक कि जो स्क्रैप में भी जाती नहीं, स्क्रैप का ही मुझे पैसा मिला, वो लोग सोचते हैं कि हेलमेट बल्कि वो ऐसे ही चला गया, आज तक वो भी नहीं मिला मतलब कुछ एक पेपर मतलब कुछ भी नहीं, मैं आज भी फ़ोन करता हूँ, 1 साल हो गए, 1 साल से उन्होंने ₹1 भी नहीं दिए। तो बहुत चीज़ें ज़िंदगी एग्ज़ाम परीक्षाएँ ली, अब अगर आप परिवार किसी को साथ में है? हाँ सर, परिवार आपका साथ में है, हाँ, साथ दे रहा है आपकी इस मुहिम में? पारिवारिक तो जो सर इस हौसले की वजह पहले से तो मुझे लग रहा ताने ही मिलते थे आपको इस काम के लिए कि भई एक बाप ये सोचता था कि दूसरे के बेटा कोई आईएएस, पीसीएस, पत्रकार और इंजीनियर है तो मेरा भी बेटा राघवेंद्र कुमार भी कुछ बने। हर एक माँ-बाप की यही ख्वाहिश होती थी। मुझे लग रहा आपने उनकी ख्वाहिश को तोड़ा। ख्वाहिश को तोड़ा ताने तो आज भी मिलते हैं, कभी-कभी ऐसे बात उभर के आ ही जाती है क्योंकि जो तकलीफ़ें होती हैं भले कोई मेरे सामने कोई कहे तो क्या क्योंकि मैं तो एक डिफरेंट तरीके से कोई कुछ भी कर ले जैसे मैं हेलमेट पहन करके मुझे परवाह ही नहीं पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? और घर वालों को भी पता है कि भाई ये तो अलग उसमें आ गया, कोई कह के क्या कर लेगा? वो कह के लेकिन कहीं न कहीं जब बात होती है डीपली तो ऐसे टिच तो आती है कि हाँ, आपने ये चीज़ें कर दिया। अब मैं ये कहूँ कि जो ये करोड़ों रुपए थे जो मेरे गए, ये अपने बच्चों के लिए थे या उसके लिए अगर ये मानता, तो इस देश को शायद मैं अपना नहीं समझ पाता। लेकिन आज मैं भारत के किसी भी कोने में चला जाऊँ या कहीं भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ना रहने या खाने या कैंपेन करने के लिए। इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। कोई लावारिश लाशों को अंतिम संस्कार करवाता है, उनको पद्मश्री मिल गया। और कोई भूखों को खाना खिलाता है, उनको बड़ा पद से नवाजा गया। राघवेंद्र कुमार को सरकार की नज़र अभी क्यों नहीं पड़ी? उनको पद्मश्री या पद्म विभूषण से क्यों नहीं नवाजा गया?
सर ये उद्देश्य नहीं है पद्मश्री, मैं तो सैल्यूट करता हूँ नहीं, अपने भारत माँगने से हाँ, कभी नहीं मिलता है, ये तो जी, दूसरा देख के देता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकारों का जब सब पे नज़रें हैं, जी। तो राघवेंद्र कुमार पे नज़र क्यों नहीं है? सर मैं एक योद्धा अपने आप को मानता हूँ और भारतीय सेना को भी कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत आज मैं उनके साथ जिस तरीके से कार्य करता हूँ। भारतीय के नेवी के भी चीफ़ उन्होंने सर ने वो कहा कि भई हमारे 75,000 जवान हैं और पिछले 6 महीने में हर हफ्ते 2 से 3 डेड बॉडी मतलब इस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स में आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे भारतीय सेना के साथ आपने साथ दिया, आपकी ज़रूरत मतलब इंडियन नेवी को भी है। तो एक बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि कॉमन मैन जहाँ की मैं किसी के बीच जा रहा हूँ, सामान्य वो चीज़ें सब कुछ कार्य कर रहा हूँ, शायद उनको कार्य को वैल्यू समझ में आए ना। लेकिन भारतीय सेना इस तरीके से मेरे समय का सदुपयोग करने के लिए और अपने देश के जवानों की रक्षा बचाने के लिए कार्य करना, ये बहुत प्राउड फ़ील होता है। उसमें कोई सम्मान नहीं रह जाता है, आपसे देश कोई की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी आपको बुलवाती हैं लेक्चर जी, के लिए, जी। सेना के लोग बुलवाते हैं, एमएनसी कंपनियों के लोग बुलवाते हैं। क्या बुलवाते हैं वो आपसे? सर देखिए आज सुरक्षा तो सबको ज़रूरत है और हर कोई जो भी इस भाग-दौड़ इस दुनिया में है, उनके भी एक बच्चे हैं। वो भी डरते हैं, कहते हैं सर आपकी चीज़ों को वीडियो को सुन-सुन के कि हम लोगों को कितना अब डर लगने लगा है। तो वो सुरक्षा सोचते हैं कि सड़क पर क्योंकि जिस तरीके से मैं स्कूलों, कॉलेज में बच्चों को जागरूक करता हूँ, सिर्फ़ सड़क सुरक्षा की नहीं, उनको इंडस्ट्री के लिए भी जागरूक करता हूँ। डेथ सिर्फ़ सड़क पे नहीं हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में भी हो रही है, बहुत जगह हो रही है। तो उनको लगता है कि आखिर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, जैसे मैं आर्मी के भी बीच जाता हूँ, तो वहाँ हेलमेट उनके कैंटीन में ब्रिगेडियर साहब खुद कहते हैं कि यार लाइन लग गई हमारे जेसीओ जवान इतने हेलमेट ले रहे हैं, हमने फिर हेलमेट का ऑर्डर दिया। लेकिन हमने पहले इतना एनफोर्समेंट जैसे वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया है, 0% रोड एक्सीडेंट है, सीएमपी वहाँ इतने से अच्छे कार्य करती हैं। लेकिन वो इतने वर्षों में वो बदलाव नहीं देखा था जो एक हेलमेट मैन के जाने से उस कैंपस में बदलाव आया। तो इसी तरह की सोच चाहे इंडस्ट्री की बात करूँ या जिस-जिस विभाग की बात करूँ, उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं, हमारी कोई बात नहीं लेकिन ये व्यक्ति बोलेगा ना, तो इसकी बात हर कोई सुनेगा क्योंकि ये उस मिशन पे जी रहा है, उसके लिए कार्य कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि मेरा ये रहता है कि मैं अधिकतर सिर्फ़ हेलमेट ही नहीं बाँटता हूँ सर 22 राज्य हमने सफ़र किया है। उन पीड़ित परिवार से भी मिलता आप हूँ। ज़िंदगी बाँटते हो। आप हेलमेट नहीं बाँटते हो, आप ज़िंदगी बाँटते हो। एक सवाल मेरा शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये बड़ा तल्ख़ है। तल्ख़ इसलिए है, समाज सेवा के नाम पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, गोरखधंधा। उसकी आड़ में लोग सरकारों से बड़ा बजट भी लेते हैं, ग्रांट भी लेते हैं। जितना हमने जाना, राघवेंद्र कुमार ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। किसी सरकार, किसी संस्था, किसी से आपने कोई 1 रुपया आज तक नहीं लिया। क्यों? ये आपके सवाल में ही जवाब है। ये आज शायद आप जो कार्य करने के बदौलत आज मुझे नहीं मिल पाने के कारण हमारे भारत में यही है, जो आपने ये लाइन बोली। जिन लोगों ने बड़े-बड़े ऐसे संस्था खोल कर के ये सारी चीज़ें कर रखे हैं और उस तरीके से ये सही बात है, गोरखधंधा लोग बना चुके हैं। इसी वजह से हम जैसे जो समाज के लिए अपना घर बिक जाना, सब कुछ ये कार्य करना, इतने को लोगों की इसलिए हाथ कभी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है। हमने सिस्टम को जकड़ा ही नहीं है मतलब चीज़ें उस तरह से मतलब उस पथ को हमने तैयार ही नहीं किया है। तो लोग इसीलिए तो हताश है। यहाँ क्या है कि सर आपको बताऊँ मैं अगर सड़क हादसे में मैं ये देखता हूँ कि हमारे भारत में ना 70% किसी के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है। यहाँ तक कि कोई सड़क पर गिर जाता है या तो उसका फ़ोन भी गिर जाता है, उसको उसको बनवाने के लिए उधार माँगना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है ना, वो व्यक्ति सिर्फ़ एक व्यक्ति नहीं होता है। वो 2 बच्चों को अपनी स्कूल छोड़ के निकला हुआ रहता है। उसको ऑफ़िस जाना होता है। उसके पे उसकी पत्नी की उम्मीदें जुड़ी हुई होती है कि मेरा पति फिर शाम को घर आएगा। लेकिन जब उस पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति रोड एक्सीडेंट में किसी ट्रॉमा सेंटर में पड़े हैं और वहाँ पर जब वो दौड़ करके जाती है और उस अवस्था में देखती है कि पति उससे उससे बात ही नहीं कर रहा है। अब हेलमेट ना लगाने की वजह से हेड इंजरी, अब पैसा नहीं है, घर में कुछ सेविंग नहीं है, कभी दूसरे की चौखट पे नहीं गई है वो महिला। तो सबसे पहले उसको अपना ऐसे सीने को लगाती है और तन के जेवर को देखती है और जेवर बेचकर सौदा उस अस्पताल की बिल भरती है। फिर उसके बाद शाम को अपने बच्चों को ले जा कर के वो आईसीयू के बाहर 2 बच्चों की जो निगाहें होती हैं, आँखें टकटका के देख रही होती हैं अपने पिता को कि अभी सही थे मुझे आइसक्रीम खिला कर के, अभी ये सब कुछ मुझे स्कूल छोड़ कर के गए हैं, आखिर पिता को क्या हो गया? सर 14 से 15 दिन अगर उस अस्पताल में उस अस्पताल का जो मीटर भाग रहा होता है, वो नारी शक्ति जो इस राष्ट्र की शक्ति थी, वो इतनी हताश हो रही होती है, रिश्तेदारों से पैसे माँग रही होती है, कहाँ-कहाँ से इकट्ठा उसको 100 जगह कॉल करती है ना, तो शायद उसको एक जगह भी कोई आएगा कि नहीं आएगा, उसको ये भी नहीं उम्मीद रहता है। लोगों के घर तक भी बिक जाते हैं और लास्ट में अगर पति की ज़िंदगी नहीं बचती है, तो फिर से जब वापस जब आती है, एक तो पहले से कर्ज़ में डूब चुकी है, उन बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है, उस बच्चों की ज़िंदगी भी दिखती है, तो कहीं न कहीं हताश हो जाती हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे,
वो मार्केट से जा करके एक ज़हर की शीशी लेना, अपने और बच्चों को देकर के मौत को ऐसे गले लगा लेती हैं। ये हमारे भारत के हम कहते हैं ना नारी शक्ति, इस राष्ट्र को जन्म देने वाली जो मातृशक्ति है, वहाँ पर उसने मौत को गले लगाया, उस मातृशक्ति ने, नारी शक्ति ने। तो इस चीज़ को सोचने का विषय है। लेकिन ये सब डीप मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनको बचाया जा सकता था। किसी की भी मौत के बाद जैसे राज्य सरकार 5 लाख रुपए भी देती है, केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी 2 लाख एक्सीडेंटल बीमा है। कृषि के अंतर्गत भी 5 लाख रुपए होते हैं। ये पैसे 18 से 20 लाख रुपए मिल सकते थे, जो कि उसके लिए 2 ही पेपर देना था, पहला एफआईआर, दूसरा डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन हमारे देश में क्या है कि लोग सिर्फ़ श्रद्धांजलि और संवेदना तक ही सीमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि तिरहवी होती है, तिरहवी पे लोग जाकर के ₹100 का कार्ड न्योता दे करके वहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन उस परिवार के लिए एक साथ बन करके नहीं जोड़ते हैं। जबकि मेरा जो मिशन है, हर किसी का एक-दूसरे की हाथ थामने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सामूहिक एकता ही भारत है। वो भारत आज वो दिखाई नहीं दे रहा है उस रास्ते पर, उस पथ पर, और मैं वही उस सोई हुई माँ हो या सोई हुई पत्नी या सोई हुई बहन हो या जितने भी रिश्ते नाते हो, उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। छोटे जितने भी रोड हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, स्टेट के हों या नगर निगम के हों, उनमें हादसों का कारण होता है छोटे-छोटे गड्ढे, जिसको सरकार के लोग पूरा कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हेलमेट बाँटना ये तो है ही अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन हादसों को रोकने के लिए सरकारों को जो करना चाहिए और जो किया जाना चाहिए, उसमें मुझे लग रहा है उनकी कुछ न कुछ उदासीनता सामने देखने को मिलती है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, आप सड़क पे आप कहीं भी किसी शहर में नगर निगम का या कहीं भी आप एक होर्डिंग ही लगा दीजिए, अथॉरिटी वाले पहले आके चेक करेंगे, भाई किसके नाम आपने होर्डिंग लगा दिया। क्योंकि जी। आपको पता है हर जगह-जगह का कितना ब्रांडिंग, एडवर्टाइज़मेंट, मतलब सड़क का मतलब बिज़नेस का कारोबार, हुँ। वो हो गया। क्योंकि हर लोकेशन की वजह से लाखों रुपए फ़ीस होती हैं। आप 10 दिन, 15 दिन का, तो वो उस अधिकारी, कर्मचारी को दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर होर्डिंग लगी, इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन आपने जो गड्ढे की बात कही, इतनी प्रॉब्लम, समस्याएँ, वो उस कर्मचारी को क्यों नहीं दिखता है? तो हमने तो सड़कों को अभी तक सिर्फ़ एक व्यापार का मार्ग बनाया हुआ है। हमने सुरक्षा का कहाँ मार्ग बनाया हुआ है? उससे अभी लाखों दूर हैं हम। तो मेरा कहने का पर्पस है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो आपके प्रॉब्लम को, आपके क्षेत्र को, इश्यू को सही नहीं कर सकता है, जब तक आप नहीं जगेंगे। क्योंकि उस क्षेत्र में वहाँ बगल में घर किसका है? आपका है। सरकारी ऑफ़िस वो किसका है? वो आपका है। जिला कलेक्टर आ रहे हैं, 2 साल में दूसरे जगह चले जाएँगे, अभी वहाँ की समस्या से वो निपटे नहीं हैं। वो आते-आते 3 से 4 महीने में आप समस्या लेकर के जाएँगे, शुरुआती दौर में अधिकारी को आप उनसे मिलेंगे, बोलेंगे मैं 4 बार आवेदन लेकर के गया, वो नहीं सुने और आप भी सो जाते हैं। अरे भाई, वो अधिकारी दूसरे जिले से आए हैं, अभी उनको अब दूसरे जिले का निपटारा, समस्या, बहुत सारे प्रोटोकॉल होती हैं, वो अभी जगे ही नहीं, लेकिन आप पहले से ही आपने माइंड में बैठा लिया अधिकारी हमारा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वो, अगर वो 365 दिन है आपके जिले में, अगर आपको 365 दिन कोई समस्या या गड्ढा या स्ट्रीट लाइट की जो देख रहे हैं, तो ये आपको आवेदन लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र आपका है, ये घर आपका है, ये शहर आपका है। जब तक आप इस देश से तभी प्यार करेंगे ना, जब आपने एक नाली को या फिर एक सड़क को आप सही करा पाएँगे, तभी तो पूरे भारत को सुरक्षित बना पाएँगे। तो हमारा प्रयास है कि हम सोशल मीडिया पर हम ऐसे श्रद्धांजलि, ऐसे समस्याओं या कोई चुनाव आता है, तो हम उसपे तरह-तरह का अपना व्यक्त करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगले पल हमारे घर के सामने ही वो गड्ढा पड़ा हुआ है उस रास्ते पर, हम उसे एक आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ हमारा भारत जग रहा है? तो समस्या यहाँ पर है। तो मेरी जो लड़ाई यही रहती है कि हर एक किसी बच्चे को या कॉलेज में या बड़े संस्थाओं में मैं जाता हूँ, तो सिर्फ़ ये नहीं कि आप उद्देश्यों को करके यहाँ से डिग्री लीजिए, सीधे फ़ॉरेन चले जाइए, बल्कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपको क्या समस्या दिखती है, आप उसके समाधान के लिए आप आवेदन करना सीखिए और उसके लिए आवाज़ उठाइए। आज सड़क दुर्घटना पे भी हम ज़िंदगी बचा सकते हैं, जब हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। तो मेरा प्रयास ही रहता है कि हम अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? भारत को 79 ईयर्स हो गया आज़ादी हुए, आज हमें वो सब कुछ चाहिए, तो हमें चुप्पी तोड़ने की आदत भी होनी चाहिए। नहीं, सरकारें देखो अपने स्तर से प्रयास खूब कर रही हैं, लेकिन बात अल्टीमेटली आ जाती है ना हम आपके ऊपर। उनके बनाए नियम को हम फ़ॉलो ही नहीं कर पाते हैं। राइट सर। कानून मुझे लगता है दुबई या दूसरे देश जो हैं उनके सख्त होने चाहिए। हम ₹100 का चालान या ₹500 का चालान, अगर ये चालान और बड़ा हो जाए, हालाँकि बीच में इसमें इंक्रीज़ भी करा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब हर्जाना जुर्माना होगा, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इस पे सुधार होगा। आपकी भी शायद माँग भी यही है। सर, अभी नए कानून भी आए हैं, लोगों ने ये लगा कि जैसे ट्रांसपोर्ट्स वाले ने, उन लोगों ने बहिष्कार किया, या उस समय जो प्रावधान जो 10 लाख रुपए जो 7 साल के जुर्माने का था वो, हुँ, अच्छा हुँ। सबके लिए था। आप हुँ, भी फ़ोर व्हीलर लेके गाड़ी जा रहे हैं, आपके साथ भी होता है तो। लेकिन हुँ, इसमें ट्रांसपोर्टर ही सबसे ज़्यादा क्यों विरोध कर रहे थे? हुँ। क्यों सारी हर चीज़ें?
तो ऐसी चीज़ें हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मतलब हमारे जिस तरीके से सड़कों पर मौत हो रही है, हमें तो 25% ऐसे लगते हैं कि केस प्रावचित होते हैं। आज के डेट में किसी को भी अगर रास्ते से हटाना हो तो आपको गोली छूने की ज़रूरत नहीं है, बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्शन करने की ज़रूरत नहीं। रोड एक्सीडेंट आप हर दिन देखिए, अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से किसी व्यक्ति को उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी हमारे पास सब कुछ है डिजिटल युग में, लेकिन फिर भी नहीं कर तो पा रहे हैं। राघवेंद्र जी, आप ये कहाँ-कहाँ बाँटते हो जाके हेलमेट? सर अब जैसे मैं भारत के 22 राज्यों में जो यात्रा किया हूँ, तो मेरे अलग-अलग बाँटने के भी नियम होते हैं। जैसे पुस्तक ला कर के शुरुआती दौर में हेलमेट बाँटने का हमने शुरुआत करवाया। भई आप पुस्तक लाइए, बदले में हेलमेट लेके जाइए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को मैं हेलमेट देता हूँ, वो चला गया तो उससे मेरा उद्देश्य नहीं पूर्त हुआ ना। वो अगर घर से किताब लेकर के आ रहा है और वो पता है किताब के बदले कोई हेलमेट दे रहा है, तो उसके अंदर जिज्ञासा जाग रही है। क्योंकि भाई हम पढ़े-लिखे लोग ही तो ट्रैफ़िक नियम को तोड़ रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि पुस्तक लेके आने वाला बच्चा ही होगा, नहीं, युवा हेलमेट ही जब होगा। बाँटते हो, जी। कोई गली का चुनाव मैं करते हो, मैं शहर का करते हो, मैं उसी पर बता रहा रोड हूँ सर। का चुनाव करते हो, या फिर जहाँ मन हुआ वहाँ उठा के नहीं, खड़ी हुई गाड़ी से बाँटने में? मैं पहले आवेदन जैसे पेट्रोल पंप पे लगा दिया कि भाई पुस्तक लाइए, हेलमेट लाइए। जैसे वाराणसी जैसे मैं उधर कहीं भी जाता हूँ, हाँ। तो एक तो इस तरीके से कैंपेन करता हूँ। उसके बाद एक तो मेरी गाड़ी में हेलमेट भरा हुआ रहता है, वो कहीं भी निकलता हूँ जिस शहर में वहाँ हुँ, गाड़ी में मैं देखता हूँ भाई जो व्यक्ति है क्या उनसे थोड़ा-सा बातें करता हूँ। अच्छा लगता है, फिर उन्हें हुँ। लगता है इनको हेलमेट दे देना चाहिए। तो उसे देता हूँ। तो अलग-अलग कुछ तरह-तरह की चीज़ें कैंपेन करना, कई बार पुलिस विभाग में जा कर के जैसे वहाँ पुलिस ही नहीं पहन रही है किसी राज्य के क्षेत्र के, तो मैं पुलिस विभाग में ही जाके हेलमेट दे नहीं, दिया। मैंने वीडियो में आपका देखा है जी, कि कई बार क्या होता है, पुलिस वाले अमूमन क्या होते हैं, टू व्हीलर पे वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। जी। आपने पीछे गाड़ी लगा दी, हाँ, शीशा खोल के आप आवाज़ दे रहे हो, हाँ। "रुको, रुको, रुको, रुको", फिर वो रोक के आप उनको हेलमेट देते हो। क्या लगता है, पुलिस वाले वास्तव में कम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? एग्ज़ैक्टली वो तो थोड़ा-सा रहता है जब कोई नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे साथ हो गया, अगर उस तरीके से मैं वीडियो हाँ, जब सैंया भई सोशल मीडिया में कोतवाल तो अगर कब काहे डरने डाल काहे देता का, हूँ, तो हर हमारा पुलिस तो कोई काटेगा ही नहीं चालान। एग्ज़ैक्टली बट डर तो हाँ, हर किसी को है ना, उनको लगता है कि हाँ। हम गलत पब्लिक डोमेन में हैं हम और हम इस तरीके से खुद गलती कर रहे हैं। तो वो उससे कई सारे पुलिस वाले मतलब सुधर जाते हैं कि नहीं भाई, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक सामान्य नागरिक के मरने से 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान होता है, एक आम व्यक्ति और हमारे भारत में आज भी 80% जो डेथ होती है वो पेडेस्टेरियन, साइकिल चालक और बाइक चालक वाले की होती है। लेकिन अगर किसी सरकारी संस्था में काम करने वाले किसी कर्मचारी की या पुलिस वाले की तो एक सोचिए कि एक सामान्य उन पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है। क्योंकि हमारे देश में सेना ही किसी युद्ध में नहीं मरती क्योंकि 1200 जवान हमारे रोड एक्सीडेंट में शहीद हो रहे हैं। तो सोचिए ये कितने बड़ा लॉस है। तो मेरा ये रहता है कि आप चाहे पुलिस वाले हों, चाहे किसी भी डिफेंस से ही हो, क्योंकि वो भी छुट्टी के दौरान जाते हो तो जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, मैं आर्मी के बीच कैंपेन करता हूँ। तो मेरे लिए हर नागरिक समान है और मैं जिसको भी देखता हूँ, ये वर्दी नहीं देखता हूँ किसके पास क्या है। बस ये अपना मिशन मुझे दिखता है और उसको मैं हेलमेट देता हूँ और क्या है उसको आगे का बचाने का मिशन? प्रयास आगे अगर मैं 10 या 15 साल की आगे की बात करूँ, तो राघवेंद्र कुमार जी का क्या है आगे का मिशन? सर बहुत सारे ऐसे मिशन अभी जैसे स्कूल कॉलेजों में मैं हेलमेट बैंक अभी मैं पुणे यूनिवर्सिटी अभी गया हुआ था वहाँ वाइस चांसलर सर से मीटिंग हुई। हुँ, उन्होंने कहा हमारे 7.5 लाख बच्चे हैं, ये इन्हें क्योंकि 400 बच्चों की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो रही है, सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी के छात्र जो बच्चे हैं। हुँ, तो ये पर्पस है कि भाई उन छात्रों में वो पोटेंशियल है, वो सब कुछ शक्ति है, हुँ, बशर्ते उन्हें कोई मार्ग नहीं देने वाला है। तो हुँ। उनको ये लगा कि नहीं आप हमारे छात्रों को मार्ग दीजिए, तो जैसे हम वहाँ हेलमेट बैंक डेवलप कर रहे हैं, यहाँ भी हमने डेवलप किया हुआ है। अब हेलमेट बैंक का पर्पस ये रहता है कि जैसे बच्चे आजकल के युवा वो स्टाइलिश की वजह से वो बालों की वजह से हेलमेट मैंने उसी चीज़ को चुनाव किया कि मैंने इस तरह मतलब 1,500 से 2,000 वाले हेलमेट ला करके हेलमेट बैंक में रख दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल दिया। लेडी भी तो नहीं लगाती हैं कि हमारे बाल खराब मैं हो बता जाए? रहा हूँ सर, ऐसा हाँ, नहीं हुआ है। अब क्या है कि मेरे वो हेलमेट रखने से बड़े ही शॉक्ड हो गए स्कूल कॉलेज के बच्चे, अरे इस तरह की ये हेलमेट हमारे लिए जैसे शोरूम उनके कॉलेज में खुल गया हो। अब वो कोई हेलमेट लिया पहले फर्स्ट ईयर वाले को देखे हम चालू करते हैं, तो वो बड़ा मतलब शॉक्ड होते हैं। अब जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो मोहल्ले में जैसे जो हेयर स्टाइल से चलता था, वो भी हेलमेट लेके जा रहा है। आज रेड कलर का हेलमेट लेके गया, कल येलो कलर का, कल ब्लू कलर का। तो उसके जिस सोसाइटी में वो भी लोग आश्चर्य हो गए कि बोले, "अरे भाई! तू कल तक हेलमेट नहीं पहनता था, तू तरह-तरह के हेलमेट कितने हेलमेट एक ही बार में खरीद के लाया?" बट वो बताया कि भाई वो सीक्रेट ही रहने दिया क्योंकि कॉलेज में क्या है कि जो छात्र जो हेलमेट नहीं पहनते थे, एक तो उन्होंने देखा कि सर आपने मित्र खोए हुए हैं और आप ऐसे मिशन कर रहे हैं और हमारे लिए हेलमेट लेकर के आ रहे हैं और मेरी आवाज़ भी रहती है कि भाई मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन आप सबको एक अपने मित्र की रक्षा करनी है और एक दूसरे तक हेलमेट पहुँचानी है। मित्रों की रक्षा करनी है तो ये।
ये जो मेरी आवाज़ होती है वो बड़ा उन पे असर करता है, तो इस तरीके से भविष्य में मैं जैसे हेलमेट हर युवाओं तक पहुँचा रहा हूँ, अभी स्कूलों में भी पहुँचा रहा हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। आप सर कुछ कह रहे थे? जिस तरीके से एक आखिरी सवाल आपसे और है, अ, थोड़ी-सी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके तमाम तरह के इंटरव्यूज़ वगैरह होते रहते हैं, तो शायद कुछ दर्शक ऐसे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से आप आए? जी। दिल्ली तक कैसे पहुँचे? बच्चे आपके परिवार में और कौन लोग हैं? तो थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए पूरी पृष्ठभूमि अपनी। बिल्कुल मैं देखिए वैसे नोएडा से मैंने मिशन की शुरुआत किया था, लेकिन मेरा जन्म बिहार से है, कैमूर ज़िले से। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र किसान परिवार से हूँ। मैं खुद 4 भाई रहा हूँ, 2 सिस्टर वो चीज़ें। और मेरी स्कूलिंग जो है गाँव से हुई, फिर अपने ही मतलब फिर वाराणसी से मैंने जहाँ 12th पास किए और उसके बाद मैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया 2009 में और 9 से 14 मेरा सेशन था और यहीं पर जो मेरा मित्र बना था जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था और यही रहा है और बाकी मैंने पढ़ाई के दौरान भी छोटी-मोटी नौकरियाँ किया करता था क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ थी, चैलेंजेस थी, लेकिन उसमें यही है कि सफलता भी बहुत कुछ मिली और बट यही है कि पढ़ने के बाद एक उद्देश्य जो सपना था कि आप शायद लॉ की तैयारी करके आप जज बनेंगे या कुछ भी एक ऐसे जगह शायद मैं अपना एक कानून की पढ़ाई करने के बाद अपने क्षेत्र में जाता, एक अच्छा लॉयर भी बनने का प्रयास करता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से डेस्टिनी मुझे इस कार्य के लिए चुनाव करेगी और फिर मैंने सड़कों पर लोगों को ज़िंदगी बचाने का मिशन ठान लिया और सब कुछ मैंने आज कई सारे कोर्ट से मतलब ये आते रहते हैं कि आप हमारे कोर्ट का मेंबर बन जाइए, यहाँ का रजिस्ट्रेशन वो चीज़ें क्योंकि आज जो मेरी कार्य की है, लोगों की बहुत सारी आशीर्वाद, दुआएँ मिलती हैं, लेकिन अभी तक भी उससे मैं दूर रहा हूँ, वंचित रहा हूँ और बाकी मेरा यही है कि मैं सिर्फ़ उस ज़िंदगी को न्याय में मतलब लोगों को विजयी दिला पाऊँ, जिसके लिए हर माँ, हर परिवार इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे भारत का भी विजय छुपा हुआ है। और भारत के विजय के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो ये थे राघवेंद्र कुमार जी, जिनको हेलमेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। हेलमेट बाँट कर ज़िंदगी बाँटते हैं। वो कहते हैं ना कि करते तो सब कुछ है अपने लाइफ में, बढ़िया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाते हैं, जिनको बरसों बरस लोग याद करते हैं। मुझे लगता है कि राघवेंद्र कुमार जब तक हैं और जब ये नहीं रहेंगे, तो इनके कार्य को लोग याद करते हैं। राघवेंद्र कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जीवन यात्रा और ऐसी यात्रा के बारे में आपने बताया, जिसको लोग सुनना चाहते थे और अपने आपकी बातों को सुनकर अपने जीवन पे धारण भी करना चाह रहे थे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।